जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में इस समय जो हमारा वर्तमान में चल रहा था वो है इंडियन ट्राइब्स के बारे में, जनजातियों के बारे में। जो आज हम शुरू करेंगे वो है कृषि के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग लास्ट भाग में, हम लोग इंडियन जियोग्राफी के लास्ट टॉपिक में हैं। ये जैसे ही कृषि समाप्त होगा इंडियन जियोग्राफी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो कोई परेशानी तो होगी नहीं। तो आप लोग मतलब इससे पहले वाले जो भी वीडियो पड़े हुए हैं उसको देख लीजिएगा। उसमें जैसे जनजातियों के बारे में, परिवहन के बारे में, उससे पहले ऊर्जा खनिज के बारे में बताया गया है, तो आप सब देख लीजिएगा। वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पास रखे हुए हैं या पढ़े हुए हैं। ठीक, तो इससे पहले हम लोग जनजातियों में क्या पढ़े थोड़ा सा देख लेते हैं। जनजातियों में हम लोग ये बात की है कि भारत में जो मुख्य राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इधर उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, और इधर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण जनजातियां थी उनके बारे में देखें, और उनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में देखें, तथ्य के बारे में देखें कि जो महत्वपूर्ण थे उसके बारे में हम लोग बात किए। तो आप लोग इससे पहले देखिएगा, 2 वीडियो हैं जनजातियों पर, उसको पूरा देख लीजिएगा। मतलब महत्वपूर्ण है इतना ही बताया गया है जितना महत्वपूर्ण है, सब तो बताया भी नहीं गया है। ठीक, तो आप लोग उतना देख लीजिएगा। आज हम लोग चलेंगे कृषि के बारे में देख लेते हैं। कृषि में हम लोग जैसे देखेंगे, कृषि मान लेते हैं कि कुछ हम लोग देखेंगे, कृषि के प्रकार देख लेते हैं। इसके बाद कुछ फसलें देते हैं। जो हम फसलें का मतलब ये हो गया कि 3 ऋतुओं में हमारे यहाँ कृषि की जाती है, उसको देख लेते हैं। फिर मुख्य फसल उठा लेंगे, जैसे धान उठा लेंगे, चावल जैसे गेहूं हो गया, इसके बाद कपास हो गया, और कपास के बाद जैसे चाय हो गया, काफ़ी हो गया, तंबाकू हो गया। इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। फिर जैसे ये समाप्त होगा तो फिर समाप्त हो गया पूरा। तो आप लोग क्या करेंगे, इससे पहले देख लेंगे ना उसको, जो भी पड़े हुए हैं वीडियो उनको देखिएगा और आज शुरू करिएगा। आज तो थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कृषि के प्रकार के बारे में मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे। ठीक, चलिए, तो हम लोग कृषि एवं सिंचाई देखेंगे। तो कृषि आज देखते हैं, फिर इसके बाद जैसे कृषि समाप्त होगा सिंचाई देख लेंगे कि कैसे कैसे सिंचाई होती है, नहरों के द्वारा, तालाबों के द्वारा, नदियों के द्वारा तो सिंचाई होती है, जलकूपों के द्वारा, और उनका कितना प्रतिशत भाग है, और नई नई जो सिंचाई की पद्धतियाँ शुरू की गई, स्प्रिंकल हो गया, ड्रिप सिंचाई हो गया, तो उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो कृषि में मतलब कृषि देखते हैं आज, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में हम लोग मतलब कल्टीवेशन जो भी है एग्रीकल्चर हम लोग देख लेते हैं। कृषि देखिए महत्वपूर्ण तो है, जैसे आप लोग उद्योग देखें वो भी महत्वपूर्ण ही था, तो कृषि भी तो महत्वपूर्ण है। अब गेहूं को चाहिए खाने के लिए, तो गेहूं, चावल हो गया, ये सभी, गन्ना उगाया गया, इसके बाद एल्कोहल के लिए भी चाहिए, इसके बाद एनर्जी के लिए भी चाहिए, तो कृषि तो महत्वपूर्ण है ही। ठीक, तो भारत में भी कृषि मतलब विश्व में तो कृषि की ही जाती है। लगभग आधी आबादी कृषि पर ही निर्भर है, मतलब कृषि पर ही लोग लगे हुए हैं। इसके बाद फिर अन्य उद्योग हैं, तो कृषि पर 50% मतलब अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो 50% मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या देखा जाए लगी हुई है इसमें, तो महत्वपूर्ण है। कृषि तो महत्वपूर्ण हो गया। इससे फिर संबंधित नए नए उद्योग भी हैं इससे संबंधित। अगर कृषि नहीं होगी तो उद्योग हो पाएंगे? नहीं होंगे। खाने के लिए अगर अनाज चाहिए तो कृषि तो करना पड़ेगा। चलिए, तो कृषि में मतलब जो विकसित देश है और विकासशील देश में अंतर है आबादी का। जैसे वहाँ के जो विकसित देश हैं वहाँ केवल 10 से 12% लोग ही कृषि पर मतलब निर्भर हैं, और बाकी सभी चीज़ करते हैं। जैसे भारत जैसे जो विकासशील देश है वहाँ लगभग 70% आबादी किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। तो विकासशील देश में लगभग आबादी ज़्यादा है, जैसे 60 से 70%, जबकि जो विकसित देश हैं वहाँ तो 10 से 15% के मध्य ही लोग कृषि करते हैं, और बाकी सभी उद्योगों से संबंधित है या आयात कर लेते हैं बाहर से। जब अगर कुछ भी आवश्यकता होगी जहाँ पास कृषि हो रही होगी वहाँ से आयात कर लेंगे, क्योंकि पूंजी है उनके पास। ठीक है, विकसित देशों के पास। चलिए, ठीक, तो कृषि में हम लोग कृषि के प्रकार से शुरू करते हैं। कृषि के प्रकार से हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं।
कृषि के प्रकार। तो कुछ कुछ देख लेते हैं सब, मतलब प्रकार तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो बहुत है, लेकिन हम कुछ कुछ प्रकार देखते हैं। जैसे उसमें एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, ठीक है। ये है क्या, इसको देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा केवल जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। लेकिन जो प्रश्न आएगा वो अभी जैसे हम गेहूं शुरू करेंगे उससे आएगा, अनाज चावल शुरू करेंगे उससे आएगा, तंबाकू शुरू करेंगे उससे आएगा, इससे तो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एक चीज जानने के लिए है। तो स्थानांतरित कृषि क्या है, आप ऐसे ही समझ में आ रहा है। स्थानांतरित मतलब स्थान से जो मतलब बदलता रहता है, स्थान जो बदलता रहता है, वैसी कृषि जहाँ पास होती है उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो स्थानांतरित कृषि मतलब क्या हुआ, जैसे आप जानते हैं कल जनजातियों वाला वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें एक गोंड जनजाति के बारे में बताया गया था। गोंड जनजाति के बारे में ये बताया गया था कि वो क्या करते हैं, वो लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, दाहन एवं कीर्तन की कृषि करते हैं। उसमें क्या था कि एक स्थान पर कृषि किए, फिर दूसरे मतलब जैसे ही वहाँ की उसकी क्षमता समाप्त हो गई, उर्वर क्षमता समाप्त हो गई, फिर दूसरे स्थान पर चले गए, फिर वहाँ के पेड़ पौधों को समाप्त किए, जलाया गया, फिर इसके बाद वहाँ कृषि करना शुरू किए। इसी प्रकार स्थानांतरित कृषि क्या होती है, एक स्थान पर कृषि की गई, यदि उसकी उर्वरा समाप्त हो गई, उर्वर शक्ति समाप्त हो गई, तो दूसरे स्थान पर कृषि करना शुरू किया गया। तो स्थान बदल रहा है, ये क्षेत्र छोड़कर फिर वहाँ हुआ, फिर दूसरे स्थान पर गए, फिर वहाँ से घूमकर फिर वापस यहाँ आए, तब तक यहाँ फिर पेड़ पौधे हो जाएंगे, फिर उसको काट कर जला दिया जाएगा। और जला दिया जाएगा तो राख क्या करती है, राख एक प्रकार का पोटाश का काम करती है। पोटाश उर्वरा शक्ति बढ़ा देती है, किसी भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा देती है, उर्वर शक्ति बढ़ा देती है, उर्वरा बढ़ा देती है, उर्वर शक्ति बढ़ा देती है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पास उपजाऊपन ज़्यादा हो जाता है, मतलब कोई भी अगर हम कृषि करेंगे तो उसकी उपजाऊ क्षमता ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ फसल ज़्यादा होगा, ठीक। तो स्थानांतरित कृषि क्या है, स्थानांतरित कृषि के मतलब देखिए, एक स्थान से दूसरे करें, स्थान मुख्यतः बदलता रहता है। इस कृषि में स्थान मुख्यतः बदलता रहता है, ठीक। स्थान मुख्यतः बदलता रहता है, किस इस कृषि में क्या करते हैं, स्थान मुख्यतः बदलता रहता है। तो स्थान मुख्यतः अगर बदलता रहता है तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए मान लेते हैं कि एक क्षेत्र है, ये देखिए बहुत प्राचीन समय से इसी तरह कृषि करते आ रहे हैं, स्थानांतरित कृषि। तो अब तो देखिए लिमिट हो गई है कि मतलब अब जनजाति जैसे कुछ कुछ कर रही है, लेकिन अब तो लिमिटेशन हो गई है, सबके पास इतनी भूमि है नहीं। भूमि मतलब जनसंख्या ज़्यादा हो गई, जब जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो उसके अनुपात में भूमि कम हुई। अब भूमि कम हुई तो अब सबके लिए एक निश्चित भूमि हो गई है। तो स्थानांतरित कृषि तो अभी उतना संभव मतलब अभी भी होता है, जनजातीय क्षेत्रों वाले में होता ही है, बाहर भी होता है, लेकिन अब तो पहले की अपेक्षा बहुत सीमित हो गई। अब स्थानांतरित कृषि पहले की तरह नहीं थी। पहले आप देखेंगे जब कृषि शुरू हुई थी, अगर नियोलिथिक की बात करें, नियोलिथिक का मतलब नवपाषाण काल की बात करें, तो जब कृषि शुरू हुई थी तब तो स्थानांतरित कृषि ही की जाती थी। फिर बाद में धीरे धीरे अब तो देखेंगे जनसंख्या क्या हुआ, ज़्यादा हो गई, तो भूमि के अनुपात कम हुआ, भूमि का जब अनुपात कम हुआ तो सबके पास एक निश्चित भूमि हो गई। अब निश्चित भूमि हो गई तो इसका मतलब अब वो स्थानांतरित कृषि समान रूप से तो उस तरह नहीं कर पाएंगे जैसे पहले करते थे, ठीक। तो अभी हम लोग देखते हैं, ये प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, स्थानांतरित कृषि कोई नई बात तो नहीं है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, मान लेते हैं ये एक भूखंड है, एक भूखंड ये है, एक भूखंड और ले लेते हैं, या कई भूखंड ले लेते हैं, एक भूखंड नीचे भी ले लेते हैं। चलिए यहाँ पास मान लेते पेड़ पौधे हैं, ठीक, इस क्षेत्र में पेड़ पौधे हैं, इस क्षेत्र में भी पेड़ पौधे हैं, और इस क्षेत्र में भी मान लेते हैं, सभी क्षेत्रों में क्या है, पेड़ पौधे हैं, इन क्षेत्रों में पेड़ पौधे हैं। तब क्या हुआ, इस क्षेत्र में पेड़ पौधे हैं, अब कृषि करना स्थानांतरित कृषि। तो क्या हुआ, लोग क्या किए, अब ये यहाँ पास जो पेड़ पौधे हैं उसको काट कर उसको जला दिया गया, और जब जला दिया गया तो जो राख होती है वो राख क्या होती है, पोटाश का काम करती है। जब पोटाश का काम करेगी तो क्या होगी, इस भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ गई, ठीक। जब उर्वरा शक्ति इसकी बढ़ गई, उर्वर शक्ति बढ़ गई, तब क्या हुआ, अब यहाँ पास खेती करना शुरू हुए। इसके बाद धीरे धीरे जब एक कृषि, दो कृषि, मतलब एक बार उस खेत में एक बार कृषि की गई, कोई फसल उगाया गया, फिर कोई फसल उगाया गया,
फिर इसके बाद क्या हुई, उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी, समाप्त होगी या ह्रास हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये कम होगी तब क्या करेंगे, ये दूसरे क्षेत्र में आ जाएंगे लोग। ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पास जो पेड़ पौधे होंगे उन पेड़ पौधों को फिर कटाई करना शुरू करेंगे। जब इस क्षेत्र में कटाई करना शुरू करेंगे और फिर इसके बाद फिर जला दिया जाएगा तो राख पैदा हो जाएगी, और जब राख होगी तो राख फिर पोटास का काम करेगी। तो यहाँ हो गया, उसी प्रकार अगली भूमि पर भी, उसी प्रकार अगली भूमि पर भी। इस प्रकार क्या हुआ, तब तक बहुत समय के बाद यहाँ पास जो पहली भूमि पर कृषि की गई होगी वहां पास फिर पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि वहां कृषि बंद हो गई थी। जब यहाँ पेड़ पौधे हुआ तो फिर दोबारा घूम कर क्या हुआ, यहाँ पास पहुंचे और फिर पेड़ पौधों को काट दिया गया और पोटास मतलब जला दिया गया। फिर इसके बाद वो पोटास का काम करेगा, राख पोटास का काम करेगा, तो उर्वर शक्ति फिर बढ़ गई, और जैसे ही बढ़ गई तो उसमें फसल उगाया जाने लगा। और फसल उगाएंगे तो तब तक करेंगे जब तक उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त नहीं हो जाएगी। ठीक है, उर्वरा शक्ति मतलब ये हो गया, उर्वर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक होता उर्वर भूमि, एक होता ऊसर। जो ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है उसे उर्वर भूमि कहते हैं। जो ऊसर भूमि वो होती है जो उपजाऊपन, जिसमें मतलब बंजर भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं मुख्य रूप से, जहाँ पास कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक, तो कोई परेशानी तो नहीं। स्थान मुख्यतः बदलता रहता है इस कृषि में। स्थानांतरित कृषि समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, तो स्थानांतरित कृषि प्राचीन काल से चली आ रही है, ये तो प्राचीन काल से ही है ना। ये आज कोई नई कृषि प्रणाली तो है नहीं कि नहीं ये नई विकसित हुई है, प्राचीन काल से ये कृषि चली आ रही है। तो स्थानांतरित कृषि कुछ समझ में आया? ठीक है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहते हैं। ऐसा क्यों बदलते हैं? क्योंकि एक स्थान की उर्वर शक्ति पहले तो, अब तो यूरिया आ गया है और इसके बाद यूरिया मान लेते हैं, यूरिया आया, यूरिया का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और रासायनिक उर्वरक जो भी प्रयोग होता है, पोटास हो गया, यूरिया के साथ हो गया, तो इनका प्रयोग अब तो होने लगा है। लेकिन पहले तो ऐसा होता नहीं था। अब तो मतलब केमिकल के द्वारा तो बनाया नहीं जाता था, पहले ये सब तो था नहीं। तो उसके लिए एक ही तरीका था कि उसको जलाकर पोटास किया जाए, और पोटास करके शुरू में तो नहीं मालूम रहा होगा, फिर बाद में किसी कारणवश मालूम चला होगा। आप बताइए, जब कृषि करना शुरू करे होंगे तब तो नहीं मालूम रहा होगा कि जलाने से पोटास होगा, कि इसकी उर्वर क्षमता बढ़ेगी। धीरे धीरे समझ में आया, जैसे हर चीज समझ में आई, हम लोग आज जीवित हैं तो उसी प्रकार वो भी समझ में आया। ठीक, तो एक स्थान से मुख्यतः बदलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या क्या कहते हैं? इसको जैसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। तो लिखिए, जैसे आप देखेंगे तो ऊपर वाले क्षेत्र में और ये वाले क्षेत्र में और इधर पूर्वोत्तर वाले, उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में, ये सभी क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झूमिंग, झूमिंग, झूमिंग कृषि या झूम कृषि, जो भी कहें, झूम कृषि। ठीक है, और आप देखेंगे उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश में, ये मुख्य रूप से उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में इसे कहते हैं। उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि। और ये आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में, तो क्या कहेंगे? ओडिशा में जैसे, तो इसको कहते हैं जैसे पोडू कहते हैं, पोडू कृषि भी कहते हैं। पोगू या पोडू लिखा रहे, पोगू या पोडू कुछ भी लिखा रहे, दोनों को मतलब वही समझिएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो झूमिंग कृषि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोगू कृषि। ठीक है, तो झूमिंग कृषि भी कहते हैं या झूम कृषि कहते हैं किसी को। स्थानांतरित कृषि, भारत की बात चल रही है, भारत में। दूसरे जैसे लदान कहते हैं, आप मलेशिया जाएंगे तो इसी स्थानांतरित कृषि को लदान कहते हैं। उसको भी लिखना हो जाए तो लिख ले। इतना लिख लिए, आगे रफ करें, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, फिर इसके बाद आप और कुछ लिख लीजिए। ठीक, इतना इसको लिख लिए ना। ठीक है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में इसे झूम कृषि भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में इसे पोगू या पोडू भी कहते हैं। ठीक, ठीक है। जैसे आप देखेंगे मलेशिया में इस कृषि को क्या कहते हैं? मलेशिया की जैसे बात करें, मलेशिया में इसको जैसे कहते हैं लदांग, लदांग कृषि। इसी कृषि को लदांग कृषि कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तो इसी कृषि को मलेशियम कहते हैं। जो स्थानांतरित कृषि है, झूमिंग कृषि है, पोगू कृषि है, इसी को क्या कहते हैं? लदांग कृषि कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, कोनको कृषि कहते हैं, जैसे आप वेनेजुएला देखेंगे वहां कोनको कृषि कहते हैं। कोनको कृषि,
कोनको कृषि कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार कहते हैं, तो लिख लीजिए इनको। ठीक है, वेनेजुएला में कोनको कृषि कहते हैं। आप देखेंगे, आप मसोला क्या कहेंगे, जैसे ब्राजील में रोवा कहते हैं, और आप देखेंगे अफ्रीका की अगर क्षेत्र की बात करें, अफ्रीका में इसको मसोले कहते हैं, मसोले कृषि, मसोले कृषि कहते हैं। ठीक है, मसोले। ठीक, तो वेनेजुएला में कोनको कृषि, अफ्रीका में आप देखेंगे मुख्य रूप से जायरे वाले क्षेत्र में इसको कहते हैं, जायरे, और मध्य अफ्रीका, जायरे वाले क्षेत्र में मसोलो कृषि कहते हैं, वेनेजुएला वाले क्षेत्र में कोनको कृषि कहते हैं, मलेशिया वाले क्षेत्र में लदांग कृषि कहते हैं, फिलीपींस में अलग कहते हैं, और जो अब मैक्सिको है, यूएसए है, वहाँ भी अलग कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, वो है स्थानांतरित कृषि को अलग अलग मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, झूम कृषि याद रखिएगा, क्योंकि झूम कृषि कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? दिक्कत होगी तो क्या करना है, कमेंट करिएगा। चलिए, अब स्थानबद्ध कृषि कहते हैं, स्थानबद्ध कृषि, स्थानबद्ध कृषि। ठीक है, स्थानबद्ध कृषि, स्थानबद्ध कृषि क्या है, इसमें देखते हैं कि स्थानांतरित कृषि क्या होता है। स्थानांतरित कृषि में तो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार बदलता रहता है खेत। लेकिन स्थानबद्ध कृषि क्या होता है, समूह में लोग रहने लगते हैं, परिवार में लोग रहने लगते हैं, तो क्या हो जाता है, एक स्थान पर फिर कृषि करना शुरू कर देते हैं। बहुत लंबे समय तक क्या हुआ, स्थानांतरित कृषि होती रही। फिर इसके बाद क्या हुआ, उनके पर्यावरण के अनुकूल वहाँ पास जैसे जल उपलब्ध हो गया, अगर जल उपलब्ध है और गुफाएं उपलब्ध हैं, तो लोग क्या होते थे, पहले वहीं उसी पास रहने लगते थे। इसलिए क्योंकि जल उपलब्ध है, जल तो चाहिए जीवन के लिए और सुरक्षा के लिए। जैसे गुफा हो गए, जहाँ चट्टान है वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वहीं पास खेती करना शुरू कर देते हैं, फिर बदलते नहीं थे, तो उसे क्या कहते हैं, स्थानबद्ध। एक ही स्थान पर समूह के रूप में, समूह में जब लोग रहने लगे तो स्थान विशेष में खेती करने लगे, विशेष में खेती या कृषि करने लगे, खेती या कृषि करने लगे, तो उसे क्या कहने लगे, उसे कहा गया, करने लगे उसे कहा गया स्थान, उसे क्या कहा गया, स्थानबद्ध कृषि कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि लोग क्या होने लगे, जब समूह में रहने लगे, परिवार में रहने लगे, तब क्या हुआ, एक क्षेत्र पर, पूरा क्षेत्र पर रहने लगे। मान लेते हैं एक क्षेत्र है, मान लेते हैं ये पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर लोग रहने लगे, मतलब क्षेत्र तो बहुत बड़ा, लेकिन इस क्षेत्र पर रह रहे हैं पूरा समूह। तो क्या हुआ, इसी स्थान पर मान लेते हैं इधर रहना शुरू कर दिए, इधर, और इधर क्या करना शुरू कर दिए, खेती करना शुरू कर दिए, इधर खेती करना शुरू कर दिए, और इसी स्थान पर खेती करने लगे। इधर अपना घर मकान बनाकर रहते थे, और इधर क्या हुआ, खेती करना शुरू कर दिए। और क्या हुआ, समूह में रहते थे, तो समूह में जब रहेंगे तो एक स्थान पर विशेष में खेती करना शुरू कर दें। ये खेत सामूहिक रूप से भी होते थे, सब लोग सामूहिक रूप से हो सकता है, या व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है। व्यक्तिगत रूप का मतलब यह हुआ कि केवल उसी परिवार में जो भी व्यक्ति होगा, मतलब जो प्रमुख होगा, उसके वही से केवल करेगा, या कई सारे समूह आपस में मिलकर सब लोग साथ मिलकर खेती करते थे। पहले ये होता था, सब लोग मिलकर करने लगे, फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, व्यक्तिगत रूप में खेती होने लगी। जिस प्रकार आज होता है, सबके पास अलग अलग भूमि है। अब समूह रूप में होता नहीं कि पूरा गांव एक ही खेत में कृषि मतलब खेती कर रहा है, ये मतलब सब लोग मिलकर तो ऐसे करते नहीं है, सबके पास व्यक्तिगत खेती है, सब लोग अलग अलग करते हैं। पहले था कि सब लोग समूह में करते थे, फिर धीरे धीरे व्यक्तिगत होने लगा। आज भी व्यक्तिगत है, समूह में तो नहीं रहता। समूह का मतलब यह हो गया परिवार में रहता है, लेकिन अब पूरा गांव तो नहीं रहता, उस प्रकार तो नहीं है बड़ा, वो तो केवल परिवार में रहता है कि चाचा हैं, दादा हैं, इस अनुसार होता है ना। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, स्थानबद्ध कृषि समझ में आया। ठीक है,
इसमें व्यक्तिगत कृषि भी हो सकती है और सामूहिक कृषि भी हो सकती है। सामूहिक का मतलब हो गया कि कई सारे परिवार मिलकर आपस में खेती कर रहे हैं, और व्यक्तिगत मतलब केवल एक परिवार मिलकर खेती कर रहा है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। स्थानबद्ध कृषि समझ में आया? ठीक है। आप क्या करेंगे, आप देखिए, आप ठीक है, तो अब थोड़ा देखते हैं गहन कृषि। गहन कृषि, गहन कृषि क्या है ये देखिए, जानने के लिए बताया जा रहा है और कुछ नहीं। गहन कृषि क्या है? गहन देखिए, ये गहन का मतलब उस तरह का गहने के रूप में नहीं है। गहन का मतलब ये हो गया कि छोटे जोत वाले, छोटे जोत का मतलब छोटे क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है, अत्यधिक पूंजी लगाया जाता है, श्रम लगाया जाता है, और उससे क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा उपज किया जाता है। उपज का मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो उस प्रकार की कृषि क्या कहते हैं? गहन कृषि कहते हैं। कि क्षेत्रफल छोटा है, छोटे जोत वाले खेत है, लेकिन क्या हुआ, छोटे जोत वाले का मतलब जिसमें ऐसा क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल कम है, जिस पर क्षेत्रफल क्या हुआ, कम है, और उसमें छोटी जोत है, इसे क्या कहेंगे, छोटी जोत वाले। मतलब बड़े नहीं है, बड़े बड़े खेत नहीं है, छोटी जोत है, और इसी में क्या हुआ, पैसा लगाया गया, श्रम लगाया गया, और इसी पैसा श्रम से क्या कर लिया गया, खेती की गई। तो इसे ही क्या कहते हैं, गहन कृषि। तो क्या हुआ, छोटे जोत लिख दें, छोटे जोत वाले खेत में श्रम व पूंजी, श्रम भी एक प्रकार की पूंजी ही है। तो छोटे जोत वाले खेत में श्रम व पूंजी लगाकर अत्यधिक उत्पादन करना, अत्यधिक उत्पादन करना क्या कहलाता है, ये कहलाता गहन कृषि कहलाता है। कि छोटी जोत वाले हैं, मान लेते छोटा सा क्षेत्रफल है, और उस छोटा क्षेत्रफल पर खेती की जा रही है। जब छोटे क्षेत्रफल पर फिर खेती होगी और उसमें श्रम लगाया जाएगा और पूंजी लगा दिया जाएगा, पूंजी और श्रम उसी छोटे क्षेत्रफल वाले खेत पर लगाया गया, जिसके कारण क्या हुआ, उसका उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ। तो इस प्रकार की खेती क्या कहते हैं, गहन कृषि कहते हैं, गहन खेती कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना? इसमें समझना ही क्या है, केवल इसे देखना ही है ना। ठीक है, तो समझ में आ गया, रफ करें ना इसे। ठीक, अब है एक विस्तृत खेती। विस्तृत खेती भी मतलब इसे संबंधित है। इसमें क्या हुआ, क्षेत्रफल बड़ा कर दीजिए, क्षेत्रफल बड़ा कर देंगे तो इसमें क्या होगा, उत्पादन उतना नहीं होगा क्षेत्र विशेष पर, छोटे क्षेत्रफल पर बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं होगा, लेकिन टोटल आल देखेंगे तो उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल बड़े जोतों पर है, बड़े जोतों वाले खेत पर जो कृषि होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विस्तृत खेती। इसमें क्या हो गया, आप देखेंगे इसमें क्या हुआ, छोटे क्षेत्रफल पर अत्यधिक उत्पादन नहीं होगा, लेकिन अगर टोटल आल पूरा खेत देखेंगे, जो बड़ा जो था, जो बड़े क्षेत्रफल पर खेती होगी, तो टोटल आल जो उत्पादन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन क्षेत्र विशेष में छोटे टुकड़े में बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं होगा, पूरे क्षेत्रफल पर अत्यधिक उत्पादन होगा। तो उसे क्या कहेंगे, विस्तृत कृषि। कोई परेशानी तो नहीं, रफ करें, मतलब रफ करने का मतलब क्या है ही इसमें। ठीक, तो अब विस्तृत कृषि के बाद जैसे आप देखेंगे निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब, निर्वाह का मतलब ये हो गया जीवित रहने के लिए जो कृषि की जाती है, उस प्रकार की कृषि। निर्वाह का मतलब जीवित रहने के लिए, कृषि का मतलब समझ ही रहे हैं। तो देखिए, निर्वाह कृषि मुख्य रूप से जो होती है कि कोई भी कृषक है वो अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पूरी तरीके से कृषि करता है, और उसी का जो भी उत्पादन होता है उसका उपभोग करता है। उपभोग का मतलब अपने लिए प्रयोग करता है। तो मान लेते एक किसान है, उस किसान ने क्या किया, गेहूं लगाया, चावल लगाया, और भी मान लेते सब्जियां उगाई, तो सब चीज उगा लिया और अपने परिवार का पूरी तरीके से भरण पोषण किया। तो इस प्रकार की कृषि क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब अपने लिए अपने भरण पोषण के लिए जो भी उत्पादन किया जाता है उसे निर्वाह कहते हैं। तो इस प्रकार की जो भी कृषि होगी उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं।
कोई भी किसान कर सकता है, कोई भी कृषक कर सकता है। कृषक का मतलब किसान, ठीक। तो निर्वाह कृषि क्या है? निर्वाह कृषि का मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है। निर्वाह कृषि का मतलब कोई भी लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए। कृषक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो उत्पादन करता है, जो उत्पादन करता है और उसका उपभोग करता है, और उसका उपभोग करता है, उपभोग करता है, वो क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। कृषक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो उत्पादन करता है, उत्पादन का मतलब इसमें सभी चीज आता है। सब्जियां हो गया, अनाज हो गए, अनाज हो गया, सब्जियां हो गई, उसका उत्पादन किया और उसका क्या कर दिया? उपभोग कर लिया। इतना उत्पादन किया कि उसका काम चल गया, घर में पसंद जो परिवार है उसका भरण पोषण हो गया, बाहर से ज्यादा खरीदा नहीं कोई चीज, वो क्या हुआ? अपने लिए उत्पादन कर लिया और उसका उपभोग कर लिया, तो उसे क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। कोई परेशानी नहीं ना, ठीक। निर्वाह कृषि दो प्रकार की है, एक है आदिम निर्वाह कृषि, एक है गहन निर्वाह कृषि। ये दो प्रकार में डिवाइड किया गया निर्वाह कृषि को। एक है आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, और एक है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि, ठीक। तो आदिम निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कह लीजिए। जो स्थानांतरित कृषि बताई गई है ना, वो मुख्य रूप से इसी प्रकार है, बस निर्वाह उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। स्थानांतरित मतलब निर्वाह का मतलब जो भी बताया गया निर्वाह का अर्थ उसको जोड़ दीजिए और स्थानांतरित कर दीजिए, मतलब क्षेत्र बदलता रहेगा लेकिन उसका भरण पोषण के लिए ही क्या किया जाएगा? उत्पादन किया जाएगा। तो स्थानांतरित, आदिम का मतलब स्थानांतरित ही मानिएगा। आदिम का मतलब क्या हुआ? स्थानांतरित, और निर्वाह कृषि का मतलब समझ ही गए। तो जो स्थानांतरित कृषि है उसे ही आदिम निर्वाह कृषि कहते हैं, ठीक। आदिम निर्वाह कृषि मतलब पहले समय से हो ही रहा है। आदिम का मतलब पहले समय से जो निर्वाह हो रहे हैं, पहले जीने के लिए तो उत्पादन होता था, फिर बाद में जैसे जैसे उसका उत्पादन बना वैसे वैसे बाजार बढ़ता गया, ठीक। ठीक है। गहन निर्वाह कृषि का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें छोटे जोत होते हैं, छोटे जोत होने के कारण मुख्य रूप से क्या हुआ? निर्वाह करने के लिए छोटे जोत पर सभी चीज उत्पादन किया जाता है, ताकि अब गहन कृषि बताया गया ना, गहन किस लिए? छोटे जोत होते हैं, छोटे जोत पर जो भी उत्पादन होता है, तो वही गहन निर्वाह कृषि, उसमें निर्वाह जोड़ दीजिए, ठीक। ये दो प्रकार के, एक होता है चावल के लिए, चावल मतलब चावल विशेष निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि होता है। एक होता है चावल विपरीत, या कह सकते हैं सामान्य निर्वाह कृषि, ठीक। सामान्य निर्वाह कृषि। तो चावल विशेष निर्वाह कृषि उस प्रकार की निर्वाह कृषि होती है जहां पास जल उपलब्ध है, वर्षा हो रही ठीक ठाक, जल उपलब्ध है, तो वहां पास चावल होगा। क्योंकि चावल के लिए चाहिए, धान के लिए चाहिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो वहीं होगा जहां पास अत्यधिक वर्षा होगी, बारिश होगी। जहां पास अत्यधिक वर्षा और बारिश होगी या जल उपलब्ध होगा सिंचाई के द्वारा ही, तो वहां पास क्या होगा? वहां पास चावल उत्पादन होगा। जहां पास ये सुविधाएं नहीं, वहां चावल होगा नहीं, तो वहां सामान्य निर्वाह कृषि होगा। तो चावल विशेष निर्वाह कृषि, सामान्य निर्वाह कृषि, कोई दिक्कत तो नहीं। सामान्य में मुख्य रूप से जो जहाँ पास जल उपलब्ध नहीं है, मानसून नहीं आता है, ठीक है, बारिश नहीं होती है, वहां पास सामान्य हो गया, मतलब चावल की खेती नहीं होगी, अन्य ज्वार बाजरा ऐसे कुछ कर लिया जाएगा, ठीक है, ठीक। तो चावल विशेष निर्वाह कृषि, सामान्य निर्वाह कृषि, कोई दिक्कत नहीं। आदिम निर्वाह कृषि को मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि समझिएगा, ठीक। तो निर्वाह कृषि कुछ समझ में आया, ठीक है, कुछ ही समझना, ज्यादा तो उस तरह है नहीं, ठीक।
इसको लिख लीजिएगा और जो भी बताया जाता है उसको केवल सुन लीजिएगा, जितना लिखाया जा रहा है उतना लिख लीजिएगा। अब आप देखेंगे वाणिज्यिक कृषि बताने की जरूरत है नहीं ना, थोड़ा सा एक मिश्रित कृषि देख लीजिए। मिश्रित कृषि, इसमें क्या होता है, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता है, कृषि प्लस पशुपालन। तो आप लोग इसको लिखिए, क्या लिखेंगे, कृषि प्लस पशुपालन, ठीक है। तो मिश्रित कृषि में क्या होता है, कृषि की जाएगी, उत्पादन होगा, लेकिन साथ में क्या किया, पशुपालन किया जाएगा। और क्या हुआ, पशुपालन का जो खाद होगा उसका प्रयोग कृषि में किया जाएगा, और कृषि के द्वारा क्या होगा, जानवरों पर, जानवर भी आश्रित रहेंगे क्योंकि चारा उनको उपलब्ध हो जाएगा, चारा बो दिया गया, ठीक है। ठीक है, तो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, उसको चारा के लिए भी प्रयोग किया करते हैं, चारा जानवरों के लिए हो गया, और इनके द्वारा जो खाद प्राप्त हुआ उसको कृषि में प्रयोग कर लिया गया। तो मिश्रित कृषि में कृषि और पशुपालन दोनों सम्मिलित है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का खाद इसको मिल जाता है और यहाँ से चारा का उपलब्ध इनको हो जाता है, इनका खाना कृषि से मिल जाता है और यहाँ से खाद उपलब्ध हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, उर्वरता बनी रहती है। आप लोग देखेंगे गांव में अभी मतलब ऐसे होता है कि जानवरों को खाद का प्रयोग करते हैं हम लोग, खेतों में प्रयोग करते हैं, फिर उसकी उर्वरता बढ़ाते हैं, मतलब यूरिया डीएपी तो प्रयोग करते ही हैं, साथ ही साथ इसको भी प्रयोग करते हैं, जानवरों की खाद को, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मिश्रित कृषि समझ में आया, ठीक है। इसी प्रकार वाणिज्यिक कृषि होती है, थोड़ा सा वाणिज्यिक कृषि में क्या, अब आप वाणिज्यिक का मतलब समझ रहे हैं ना, कि व्यापार के लिए जो कृषि किया जाता है, उसमें जैसे हो गया चाय हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, ये सभी क्या हुआ, वाणिज्यिक कृषि। आजकल तो सभी वाणिज्यिक में सम्मिलित हो जाए, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सभी वाणिज्यिक में सम्मिलित हो गया। तो वाणिज्यिक कृषि का मतलब कि अनाज तो प्रयोग होता है, लेकिन मुख्य रूप से जिसका प्रयोग केवल व्यापार के लिए होता है, जैसे चाय बहुत ज़्यादा उत्पादन किया गया, चाय इतना कौन पीता है, तो इसके लिए बाहर उसको वाणिज्य के रूप में, व्यापार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। काफ़ी हो गया, तंबाकू हो गया, तो ये सभी क्या हो गया, वाणिज्यिक कृषि में सम्मिलित है, ठीक। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। एक कृषि है वेदिका कृषि, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फिर समाप्त करते हैं। वेदिका कृषि क्या है, वेदिका कृषि, वेदिका कृषि क्या है थोड़ा देखते हैं। वेदिका कृषि का मतलब ये देखिए, इसे समोच्च कृषि भी कहते हैं, समोच्च कृषि या कंटूर कृषि, कंटूर भी लिख लीजिए, समोच्च हो गया, कंटूर हो गया, या वेदिका कृषि। इसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो धीरे धीरे मान लेते हैं इस प्रकार है, थोड़ा देखिएगा, मान लेते हैं ऐसे 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 है। अब तो क्या हुआ, ऐसे मान लेते हैं ये पर्वत है, पहाड़ है, ठीक है। तब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पास पानी जैसे जैसे ही वर्षा हुई, वर्षा होने से क्या हुई, पानी दिया गया, तो वैसे ही वो नीचे पानी ढकते हुए क्या हो जाएगा, ये सॉरी, उसके समतल उसके सॉरी उसके समतल वाले भाग पर आ जाएगा, यहाँ पास पानी आ जाएगा, यहाँ रुकेगा ही नहीं। तब क्या किया जाता है, इन पहाड़ों पर्वतों में पानी को एकत्रित करने के लिए सीढ़ीदार बना दिया जाता है, ऐसे ऐसे सीढ़ी बना दी जाती है, ताकि क्या हो जाता है, पानी यहाँ से पहले यहाँ रुकेगा इस तरह, फिर इसके बाद फिर ऐसे रुक जाया करेगा, मतलब ये पर्वत ऐसे पूरा है, ठीक है। तो ये फिर ऐसे सीढ़ी बना दी गई, ऐसे सीढ़ीदार खेती करने लगे। तो इस प्रकार की जो भी खेती होगी वो क्या कहलाएगी, ठीक। तो सीढ़ीदार खेती होती है। तो जब जो सीढ़ीदार खेती होती है पर्वत पठारों में, किस लिए, क्योंकि ताकि जल की उपलब्धता बनी रहे। जब जल की उपलब्धता बनी रहेगी, कैसे बनी रहेगी, इस प्रकार सीढ़ीदार कर दिया गया, चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां बना दी गई ऐसे ऐसे समतल रूप में। तब क्या हुआ, पानी दिया गया तो इस पूरे क्षेत्र में कृषि हो गई, फिर नीचे वाले क्षेत्र में वैसे किया गया, फिर नीचे वाले में, ताकि पानी का ठहराव हो सके। जब पानी का ठहराव होगा तो फसलों के लिए आवश्यक होता है पानी, तो जल तो आवश्यक होना ही चाहिए ना, ठीक है। तो इस प्रकार सीढ़ीदार जो भी कृषि की जाती है, कहाँ की जाती है, वो पर्वतों पठारों पर मुख्य रूप से की जाती है, ढालदार मतलब ढालदार स्थानों पर किया जाता है, ठीक। तो इसको लिखवाने की तो जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ढालदार स्थानों पर सीढ़ीदार खेतियां, ढालदार स्थानों पर सीढ़ीदार
खेती करना वेदिका कृषि है। ठीक है, वेदिका कृषि, ताकि जल उपलब्ध हो। आप देखेंगे कि या तो पानी जिसको कम चाहिए वो, जैसे आप काफ़ी में और या कपास में, जो काफ़ी हो गया और इसके बाद चाय हो गया, इसके लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं है, तो ये ढलान स्थानों पर आसानी से रहता है, ताकि इसमें पानी जल तो चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा जल नहीं चाहिए, इसीलिए उसको ढलान में ज़्यादातर उगाया जाता है। और जल दिया जा मतलब पानी जैसे ही दिया जाता है वो बह जाता है, तो उसके लिए नमी चाहिए ज़्यादा, उसके लिए जल नहीं चाहिए, उसके लिए नमी चाहिए। नमी के लिए ढालदार ही स्थान चाहिए, या तो सीढ़ीदार कृषि करके उसमें कुछ बो दिया गया, फिर सीढ़ीदार बने हुए फिर उसमें बो दिया गया, ताकि पानी का ठहराव होगा तो वो ऐसी फसल बो सकते हैं जिसके लिए पानी आवश्यक है, क्योंकि अब तो पानी स्थिर हो जाएगा। जब पानी थोड़ी समय तक ठहराव रहेगा तो अवशोषित होगा, नीचे जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो उसमें पानी ठहराव रहेगा, ताकि फसल के लिए उपयोगी होता है। नमी आवश्यक होती है, जब नीचे रहेगा तो जड़ों के माध्यम से उसको मिलता रहेगा। ठीक, तो वेदिका कृषि समझ में आया, कुछ बहुत समझ में आया ना। ठीक, तो इतना ही था, इतनी कृषि आप देख लिए बहुत है। इसी प्रकार एनर्जी क्रॉप भी है, और इस एनर्जी क्रॉप किस लिए प्रयोग होता है, जैसे एल्कोहल हो गया, बायोडीजल के लिए प्रयोग होता है, जैसे इसमें गन्ना आता है, अनाज हो गया मतलब गेहूं हो गया, अंगूर ये सभी आते हैं। ठीक है, एनर्जी क्रॉप इसे कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग एल्कोहल और बायोडीजल बनाने में किया जाता है। एल्कोहल में आप जानते हैं गन्ना चाहिए, इसके बाद गेहूँ चाहिए, अंगूर चाहिए, सब प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आए कृषि के प्रकार समझ में। कल हम लोग देखेंगे कि 3 ऋतुओं में कृषि होती है, एक खरीफ हो गया, रबी हो गया, जायद हो गया। ठीक है, इसको देखेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा बहुत देख लेंगे, जैसे धान देख लेंगे, गेहूं देख लेंगे, इस प्रकार धीरे धीरे देख लेंगे। कोई दिक्कत की बात है नहीं, कोई परेशानी की बात तो है नहीं। आप लोग लिख लीजिएगा, जो भी बताया गया आज उतना लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इससे पहले वाले जो जनजातियों की वीडियो पढ़े और उससे पहले परिवहन, एनर्जी, जलवायु के बारे में ये सभी पढ़े हुए, उसको भी जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग अंतिम हिस्से पर है। ये अंतिम टॉपिक है, कृषि एवं इरिगेशन, कृषि एवं सिंचाई दोनों सम्मिलित कर लिया जाए, तो अंतिम भाग में है। इसके बाद जैसे ही समाप्त होगा पूरा इंडियन जियोग्राफी समाप्त हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक, कल मिले, ओके बाय।